एक वो एस्पिरेंट जो बार बार फेल हो रहा है, लगातार 3 बार 4 बार फेल हो रहा है, उसके लिए क्या बताएंगे आप? जी मेरे भी प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत टाइम फेलियर्स देखने को मिली। जी। और फेलियर से हमें नाराज़ नहीं होना है या हमें अपना दिल नहीं छोटा करना है। फेलियर से हमें सीखना है। जी। फेलियर एक तरह से हमारा असेसमेंट टाइम होता है कि हम देखें कि हमारी कमी कहाँ रह गई है, किस पोर्शन में हमारी कमी रह गई है। तो मेरे लिए तो सबसे हार्ड था प्री स्टेज ही क्वालिफाई करना। मेरा प्री में मुझे दिक्कत होती थी और मुझे पता था कि मेरी आंसर राइटिंग बेटर है, क्योंकि कॉलेज में एग्ज़ाम्स बहुत सारे दिए हैं, रिटन एग्ज़ाम्स। तो प्री में ही दिक्कत आती थी, तो वहाँ ही मैंने अपना असेसमेंट किया कि कहाँ दिक्कत आ रही है। और लैंग्वेज पोर्शन में मैंने फिर और डेली बेसिस पे वर्क किया। तो जो भी आपका वीक स्पॉट है उस पर आप डेली काम करिए और अपने जो फेलियर हो रही है उससे आप सीखिए कि कहाँ आपको बेटर करना है। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मधुलिका यादव, जो कि 2025 राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन की टॉपर हैं। मधुलिका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रचंड भारत न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आपने जुडिशरी एग्जामिनेशन टॉप करके आपने प्रयागराज का जो मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी। आज हम जानेंगे मधुलिका से कि आपने राजस्थान जो जुडिशरी एग्जामिनेशन थे उसको कैसे आपने टॉप किया और क्या क्या तैयारी की आपने और क्या क्या अड़चने आई, कौन कौन सी किताबें पढ़ी आपने। ये सारी चीज़ें, आपके घर में भी कोई होगा पढ़ने वाला बच्चा, कंपटीशन एग्जाम देने वाला, या आप खुद होंगे, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अब पहला सवाल आपसे, जज बनने के बाद कैसा, आपको क्या विचार आए मन में? जज बनने के बाद सबसे पहले तो एक इम्पॉसिबल ही लग रहा था कि फर्स्ट रैंक आ गई है जी। और बहुत ही हैप्पी हुए। जैसे ही न्यूज़ आई वैसे ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया जी। तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था जी। और साथ में मन में ये एक विचार भी था कि जुडिशरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे लिए ये एक एंड नहीं था कि रिजल्ट आ गया, जज बन गए। मेरे लिए ये एक बिगिनिंग है जी। जहाँ से एक बहुत लंबे करियर की शुरुआत है। जी। और इसमें ये भी भाव आ रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मुझे बहुत मन से, बहुत अपने पूरे हार्डवर्क से पूरी करनी है और निभाना है। जी। जी। ये जैसे रिजल्ट निकला, या रिजल्ट निकलने से पहले ये पता था कि आपकी फर्स्ट रैंक आएगी इस बार? नहीं, ये कभी ये डर लगता था कि सिलेक्शन नहीं होगा और रिजल्ट आने से पहले तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कोई रिजल्ट के बारे में पूछ भी रहा था तो उसको मना कर दे रहे थे कि मत पूछो अभी। तो तब तो बहुत डर लग रहा था, बट जब देख लिया अपना रोल नंबर और नाम देख लिया PDF में, तब एक सेटिस्फैक्शन हुआ। ये रिजल्ट आपने खुद देखा अपना नाम, या किसी ने आपको बताया कि मधुलिका आपका नाम यहाँ यहाँ ऐसे है? मुझे क्योंकि कई बार डर लगती है कि हम नहीं देखेंगे। हाँ, तो उस टाइम हम फ़ोन ही चला रहे थे और मुझे मैसेज आ गया था कॉन्ग्रेचुलेशंस का, मेरी बैचमेट ने किया था। तो ये पता चल गया था कि सिलेक्शन हो गया है। पर ये नहीं पता था कि रैंक 1 है। वो PDF खोलने के बाद ही जब सबसे पहले नाम देखा तो पता चला कि अच्छा रैंक 1 भी है। जी। जी। तो ये बताइए मधुलिका कि कुछ लोग होते हैं 10-12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, आपने वो पढ़ाई किया या स्मार्ट स्टडी? जुडिशरी के लिए हम कहेंगे कि अभी कंपटीशन इतना है कि आपको दोनों ही करना है, आपको हार्ड वर्क भी करना है और आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। जी। तो ऑन एवरेज जब एग्ज़ाम्स नहीं रहते थे तो 8 आवर्स पढ़ाई करते थे हम जी। और जब एग्ज़ाम्स करीब आ गए तो 8, 9, 10 आवर्स स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और बहुत कम टाइम में पूरा करना होता है हमें। और साथ ही स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने खुद चैट GPT की हेल्प ली और यूट्यूब से वीडियोज़ देख के पढ़ाई की। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि कंपटीशन देखते हुए दोनों ही करना है। जी। अगर आपको आज से जीरो से अगर आपको तैयारी करनी है तो क्या करेंगे? पहले 30 दिन का कैसे शेड्यूल बनाएंगे आप? जी। सबसे पहले तो हम अपना सिलेबस निकालेंगे। जो हमारा सिलेबस होगा, या तो उसको मतलब राइट डाउन कर लेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जी। और उस बेसिस पे हम अपने हर एक सब्जेक्ट्स को डेट अलॉट कर, मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी भी रही है कि पहले हम अपना सिलेबस लिखते थे जी। फिर हम उसको डेट्स देते थे कि इतने टाइम में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए सब्जेक्ट, और उसी बेसिस पे डेली टाइम टेबल बनाते थे कि पूरे दिन में कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, मेजर लॉस को कितने टाइम देना है, माइनर लॉस को कितना टाइम देना है, देन करंट अफेयर और लैंग्वेज पोर्शन
तो वो पूरा दिन में हर एक चीज़ कवर भी होती रहती थी, और ऐसे मतलब धीरे धीरे करते करते सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाता था विद इन टाइम। जी, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा RJS का सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट जी। जी, तो पहले अटेम्प्ट में आप कहाँ रुक गई थी? पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था। अच्छा, जी। पहले अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई नहीं हुआ और दूसरे अटेम्प्ट में टॉप कर दिया आपने। जी। क्या बात है। एक यंग जज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वो कोर्ट रूम या खुद से डिसीजन लेना? जी, एक यंग जज के लिए अब जैसे हम हैं, हाँ तो हमें तो अभी इनिशियल स्टेज है, हमने थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत गेन कर ली। जी। अब हमें कोर्ट रूम के हिसाब से पहले तो प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना होगा जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग भी, जैसे हमें जजमेंट राइटिंग कराया जाता था मेंस में, तो हमें लगता है कि वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल था। जी। तो एक जज का रोल यही है कि वो प्रैक्टिकल मतलब अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अब अप्लाई करे जी। प्रैक्टिकल चीज़ों में, जी। और एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी ले कोर्ट में, क्योंकि जजमेंट ही फाइनली एक जज का रोल, अल्टीमेट रोल है, और जस्टिस सर्व करना रोल है, तो वो भी एसेंशियल है। जी, अगर लॉ और जस्टिस के बीच जी। कॉन्फ्लिक्ट हो तो जज को क्या चूज करना चाहिए? जी, ये चीज़ हमको पढ़ाया भी जाता है कि जब लॉ और जस्टिस में कन्फ्लिक्ट आए, हाँ तो हमें लॉ को ऐसे इंटरप्रेट करना है क्योंकि एक होता है कि लॉ को लाइंस को हमने लाइन बाय लाइन अप्लाई कर दिया, जी जी। और एक होता है कि लॉ की स्पिरिट को हमने समझा और ऐसे अप्लाई किया कि जस्टिस सर्व हो सोसाइटी में। तो दोनों की कन्फ्लिक्ट में हमें जस्टिस को ही अपना अल्टीमेट एम रखना चाहिए और जस्टिस ही सर्व करना चाहिए। तो मधुलिका, आपने कौन कौन सी बुक और किस किस राइटर की बुक आपने पढ़ाई किया इस पूरी तैयारी में? जी, अगर बुक की बात करें तो हमने बुक ग्रेजुएशन लेवल तक ही पढ़ी थी, टेक्स्ट बुक जो होती हैं जी। तो हमने CRPC और CPC ताकवानी और केलकर की पढ़ी थी। देन हमने कंट्रैक्ट अवतार सिंह जी की पढ़ी थी और RK बांग्या को भी रेफ़र किया था जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए JN पांडे की बुक आती है वो पढ़ी थी। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लिए हमें नोट्स मिल गए थे सीनियर से, जी। तो उससे पढ़ाई की थी। तो ये कुछ मेजर लॉज की बुक्स हैं। बाकी अपने प्री मेंस और इंटरव्यू के टाइम हमने बेयर एक्ट से पढ़ाई की थी। बेयर एक्ट को लाइन बाय लाइन रीड किया था, जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में हैं सबको। जी। और करंट अफेयर के लिए मैंने ऑनलाइन सोर्स उत्कर्ष क्लासेस की थी। और बाकी जो सब्जेक्ट वहाँ के राजस्थान के लोकल लॉज थे जी। या फिर माइनर सब्जेक्ट्स थे राजस्थान के, उनके लिए भी मैंने मतलब यूट्यूब से पढ़ाई की और बेयर एक्ट भी पढ़ी। तो इस तरह से कंबाइंड मतलब सोर्सेज थे हमारे। कितना रोल है सेल्फ स्टडी का और कितना रोल है कोचिंग का? जी, कोचिंग आपको सबसे पहले तो आपका एक चीज़ इजी कर देती है, वो है मेंस के नोट्स के लिए हेल्प करती है। अगर आप कोचिंग में इनरोल्ड हैं तो आपको मेंस के लिए नोट्स मिल जाती है। एंड दूसरा कोचिंग का रोल है गाइडेंस का, कि आपको हर स्टेज पे ये नहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा चीज़ों को, आपको कोचिंग गाइड करती रहेगी। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है कोचिंग का, वो होता है टेस्ट सीरीज का, कि आप टेस्ट देंगे वहाँ जाके, आप अपने आप को एसेस करेंगे। बट आई वुड से कि जितना आप कोचिंग में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी करके खुद ही पढ़ना पड़ता है। और जो आपको कोचिंग में भी पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको घर आके खुद से ही पढ़ना है जी। तो हम कहेंगे कि कोचिंग का एक मार्गदर्शन होता है, गाइडेंस होता है, एंड उसके आगे आपको खुद पढ़ाई करनी होती है। तो सेल्फ स्टडी इज़ अल्टीमेट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आज आप सिलेक्ट नहीं हुई होती, क्या करती हैं आप? क्या कोई भी ऑप्शन था? जी, अगर सेलेक्ट नहीं होते तो हम तो फिर से जुडिशरी की प्रिपरेशन करते, क्योंकि मेरा हमेशा से एम जज बनना ही रहा है जी। और हम ये कहेंगे कि मैंने अपनी पढ़ाई हमेशा कंटिन्यूड रखी, अभी भी मतलब PhD कंटिन्यूड रखी। एंड क्योंकि अब तो 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल आ गया है, तो प्लान बी में प्रैक्टिस भी था कि ये भी करना ही है प्रैक्टिस, तो वो भी करना है। तो ये प्लान बी में कह सकते हैं, बट अल्टीमेट एम मेरा हमेशा जुडिशरी था, तो हम एग्ज़ाम देते ही रहते हैं जी। तो आपने पढ़ाई कहाँ से किया और कितना किया पढ़ाई, जो आपकी बेसिक एजुकेशन? जी जी, 10th 12th जी। 10th मैंने अपनी पूरी की थी गोंडा से जी, फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी। और 12th मैंने किया था आजमगढ़ से चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जी। देन मैंने ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया CMP डिग्री कॉलेज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जी। एंड करेंटली PhD परस्यू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी दर्शक, आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और मधुलिका को शुभकामनाएं जरूर प्रेषित करिएगा। जय हिंद।